हेलो फ्रेंड्स, मैं तो स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आपको 2 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ये सब पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है बताया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट दिवस है, इसको आप ध्यान रखना है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसके बारे में पूरा हम आर्द्र भूमि के बारे में पूरा डिटेल्स में बताते हैं। अभी कि भारत में कितना है, कैसे क्या स्थिति है, पूरा हम डिटेल्स में बता देते हैं। तो 2 फरवरी 1971 में रामसर जो ईरान का शहर, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये कहाँ का शहर है? तो ईरान का शहर है। कैस्पियन सागर जो है ईरान के नॉर्थ में है, उत्तर में है। उसके तट पर, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित एक शहर है। ये आपको पहली बात याद रखना है। तो रामसर शहर में आर्द्र भूमि पर समझौता हुआ था, वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड को अपनाने की याद में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, वेटलैंड कन्वेंशन की याद में जो है इसको मनाया जाता है। 2 फरवरी 1997 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। समझौता कब हुआ? 1971 में 2 फरवरी 1971 को। लेकिन मनाया कब से जाता है? 2 फरवरी 1997 से पहली बार मनाया गया था। तो ये आपको कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ ये पहले ही शुरू में आपको बात मिल गया, यहीं से आपको याद रखना है। उद्देश्य यही है इसका मनाने का कि आर्द्र भूमियों के वेटलैंड्स के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में लोगों को अंदर जागरूकता बढ़ाना, इस उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा करना। ये जो है थीम रखा गया है 2025 का। 2024 का थीम अगर देखेंगे तो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण था। क्या था? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। थोड़ा सा ये भी जो है ध्यान रखना है, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। कहेंगे क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जो कभी कई बार विकल्प में देता है तो प्रीवियस ईयर वाला पूछ लेता है। तो ये इसलिए जो है मानव कल्याण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका और डिटेल देखिए, ये आपको रामसर देखिएगा, कैस्पियन सागर ये है आपका। कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ये जो है रामसर है और ईरान के उत्तर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पहले देख लीजिए, तब हम आपको जो है अभी 4 नए रामसर स्थल जो है जुड़ गए हैं भारत में। कितने? 4। कल रात को न्यूज है, देर रात हम इसको देखे हैं। तो उधवा झील को रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो विकल्प में है तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा झारखंड में जो है उधवा झील स्थित है, इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 4 रामसर स्थल और जुड़े हैं, इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए। अभी हम आपको पूरा बता देते हैं। पहले वेटलैंड्स को कुछ जो है वेटलैंड्स के बारे में कुछ डिटेल देख लीजिए। तो वेटलैंड्स को जो है भूदृश्य का गुर्दा यानी किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारी किडनी जो हमारे शरीर का सफाई करता है, किडनी, उसी प्रकार से वेटलैंड जो होता है जल को सफाया करता है। तो ये ध्यान रखना है। तो वेटलैंड तंत्र जो है जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयव जो होते हैं उसको जो है निकाल देता है, उसको साफ कर देता है। राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम आया था 1986 में। कौन लाया था? भारत सरकार लाया गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लाया गया था। उसमें यह कहा गया था 115 वेटलैंड्स को जो है पहचान की गई थी कि इसको जो है आर्द्रभूमि बनाया गया था। तो हम लोग लगभग करीब हैं। 2014 में अगर देखिएगा, 1986 में, 2014 में कहा, 2014 से हालांकि हमारे यहाँ ज्यादा वेटलैंड बढ़े हैं, ये हम बताना चाह रहे थे। तो 2014 से देखेंगे आप, अगर 2014 पहले वेटलैंड्स और उसके बाद में देखेंगे तो बहुत तेज वृद्धि हुई है। तो अगर 1986 में हम लोग 115 वेटलैंड्स की पहचान किए थे और 89 पर हम पहुंच गए, तो बहुत पीछे नहीं है। आने वाले समय में जो हम इसको अचीव कर लेंगे, 115 वेटलैंड्स हमारे यहाँ हो जाएंगे। सर्वाधिक वेटलैंड्स अगर देखेंगे किस देश में है, तो ब्रिटेन में 175 वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं। और मैक्सिको में देखेंगे तो 142 आर्द्र भूमियां हैं दूसरे नंबर पे। और भारत में देखेंगे तो देखिएगा, अभी कल तक हम इसको 85 बताने वाले थे, लेकिन हमें देर रात में जो है 1 बजे रात को जो है ये मतलब पता चला कि ये 4 वेटलैंड्स और बढ़ गए हैं। तो 89 वेटलैंड्स हो गए हैं टोटल, 85 + 4 89, जिसमें तमिलनाडु में दो बढ़ा है। 18 था पहले और 2 और बढ़ गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में 10 है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा वेटलैंड देखेंगे तो कहाँ है? तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 20 तमिलनाडु में हो गया है।
ये देखिएगा ब्रिटेन में जो 175 और मैक्सिको में 142, ये आंकड़ा एक दो आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये बदलता रहता है। तो इस पे आप जो है ये ना करिएगा कि मतलब आपने 100 इतना बता दिया, 175 142 तो कैसे जो है 100 इतना हो गया, तो वो घटता बढ़ता रहता है, एक दो नंबर है मतलब। तो कहा कि अभी देखिएगा भारत में हम अगर मान लीजिए 85 बता दिए होते, अभी देर रात में 4 और बढ़ गया था, तो फिर आप कहते हैं आप 85 बताए हैं। तो भाई करंट अफेयर्स है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। अगली क्लास जब मिलता है दो चार दिन बाद पढ़ाते तो फिर इसको हम 89 ही बताते हैं, लेकिन यूं तो कहिए देख लिए हम। तो देखिएगा इसमें चार जो नए जुड़े हैं, सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में। ये चारों आपको याद कर लेना है क्योंकि अभी रिसेंटली जुड़ा है। इस पे जो है कोई भी पूछ सकता है कि इसको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है। तो सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, थिरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, उधवा झील झारखंड में, और खेचो पलरी वेटलैंड जो है ये सिक्किम में आपका स्थित है। तो ये चारों को आपको ध्यान रखना है। उदय अभी एक क्वेश्चन और अभी 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाए थे, उदयपुर और इंदौर जो है भारत के पहले ऐसे शहर बने हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा वेटलैंड्स सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूची में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बता दिए थे, पहली बार भारत के 2 शहर जुड़े हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब देखिए वेटलैंड से कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जो है बता दिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले एग्जाम में वेटलैंड से आप क्वेश्चन 100% पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश कर दिया गया है, इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करके जितने क्वेश्चन बनने लायक होंगे आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हम ज्यादा इस पे एनालिसिस नहीं कर मिला है, तो आपको हम इससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे बता देंगे कल तक हम। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में किसे विकसित भारत की यात्रा के इंजन के रूप में नहीं माना गया है। तो कह रहा किसे नहीं माना गया केंद्रीय बजट 2025-26 में। विकल्प में कृषि, एमएसएमई, निर्यात, मजदूर। देखिएगा 4 जो है ग्रोथ इंजन माना गया है भारत की यात्रा में, विकसित भारत की यात्रा में। तो उसमें से किसको शामिल नहीं किया गया। तो सही उत्तर आप कर रहे हैं मजदूर को उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो मजदूर का गलत विकल्प हो जाएगा, सही आपका ये रहेगा। तो किसको किसको शामिल किया गया है, कृषि को शामिल किया गया है, आपको बता दिए कृषि को शामिल किया गया, एमएसएमई को और निर्यात को शामिल किया गया। उसके साथ क्या शामिल किया गया है, तो ये आपको बताना है। ये निवेश देखिएगा आपका छूट रहा है। तो केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि हो गए, एमएसएमई हो गया, निवेश हो गया और निर्यात हो गया, तो विकसित भारत की यात्रा के इंजन बताए गए हैं। तो चारों आपको याद रखना है, चारों के बारे में स्पेशल टॉपिक आपका जो है बजट में कवर किया गया है। तो आपको डिटेल्स में तो हम बता नहीं रहे हैं, हम बजट जब पूरा डिटेल्स करेंगे तो वहां बता देंगे। तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है सुधार को इंजन के रूप में, ईंधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथ प्रदर्शक के रूप में जो है रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये चारों आपको याद रखना, कोई भी इसमें हटा करके पूछा जा सकता है। कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। अगला है देखिएगा, किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय एआई सुरक्षा रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया। विकल्प में है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, यूके सरकार, यूरोपीय संघ। सही उत्तर आपका रहेगा यूके सरकार यानी यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने इसको जो है जारी किया है। पहली बार जारी किया है यूके सरकार द्वारा, ब्रिटेन सरकार द्वारा। तो ये देखिएगा रिपोर्ट में यही बताया गया एआई से संबंधित खतरे क्या क्या है, जैसे साइबर अटैक हो गया, डीप फेक हो गया। साइबर अटैक के बारे में आप पर डे पढ़ते होंगे। डीप फेक क्या हो गया, डीप फेक मतलब यही होता है जैसे किसी का इमेज लगा करके आप उसका शरीर वही रहे, इमेज उसका चेहरा जो है दूसरा हो जाए। तो उसको जैसे प्रधानमंत्री मोदी को कई बार नचाते हुए आप देखे होंगे डीप फेक के माध्यम से, उनको बोलते हुए दिखाए होंगे कि मोदी जी ही बोल रहे हैं लेकिन वो दूसरा कोई बोलता रहता है। तो ये डीप फेक है, बहुत समाज के लिए बहुत खतरनाक है। खास करके महिलाएं से जो है बहुत प्रभावित हो रही है, उनका फेस लगा करके, उनका चेहरा लगा करके जो है दूसरे मॉडल से वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाता है, उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। जैव हथियार, बायो वेपन्स के बारे में क्या क्या खतरा है, रोजगार को कैसे जो है एआई रोजगार को कितना प्रभावित कर रही है, तो पर्यावरण को कितना प्रभावित कर रही है, सबके बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो अलग अलग सबका बताया गया, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें सबसे मेन बात क्या है कि अगले आने वाले कुछ समय में रोजगार को, जॉब्स को एआई बहुत ज्यादा मतलब खत्म कर देगी, तो ये ध्यान रखना है। दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा।
अगला है प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किस शहर द्वारा किया गया? तो देखिएगा क्या कह रहा है, प्रथम रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी हाल ही में किस शहर द्वारा किया गया? तो पहली बार है, विकल्प में है मध्य पूर्व में जो पहली बार हुआ जेरूसलम, अबू धाबी, काहिरा, रियाद। सही उत्तर आपका रहेगा संयुक्त अरब अमीरात में जो है उसकी राजधानी अबू धाबी में इसका किया गया है आयोजन। तो 28 से लेकर के 29 जनवरी 2025 तक इसका सम्मेलन हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एस जयशंकर जो है शामिल हुए थे। रायसीना डायलॉग देखेंगे तो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का शीर्ष सम्मेलन है। क्या होता है रायसीना? एक क्या है, सॉरी, रायसीना एक पहाड़ी है। तो इसी के नाम पे जो है दिल्ली में रायसीना, दिल्ली के रायसीना में जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर सम्मेलन होता है। अब यहाँ कहा, दिल्ली में रायसीना में विदेश मंत्रालय द्वारा ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारत का विदेश मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। हर साल होता है। इसमें किसी देश को मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया जाता है। तो देश के जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात होती है, भारत के स्तर पे बात होती है उस पर पूरा। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और यूएई विदेश मंत्रालय तथा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय द्वारा इसको आयोजन किया गया था। और सम्मेलन क्षेत्रीय और वैश्विक एकीकरण पर चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षाविद, मीडिया और व्यापार जगत के नेताओं को एक मंच पर जो है लाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन मनाता है, कौन जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, हाल ही में सोनम लोचर महोत्सव, सोनम लोसर महोत्सव फेस्टिवल किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? विकल्प में है गोंड, तामांग, थारू, नेवार। सही उत्तर आपका रहेगा तामांग द्वारा इसको मनाया गया है। तो ध्यान रखना है ये। तो आयोजन देखेंगे तो नेपाल में तामांग समुदाय द्वारा नए वर्ष के रूप में इसको यानी 30 जनवरी 2025 को मनाया गया है इस महोत्सव को। भारत के 2 राज्य है, 2 राज्यों में सिक्किम में और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 2 जगह जो है मनाया गया इस त्योहार को। यह त्योहार फसल कटाई के बाद जो है मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखेंगे यह त्योहार माघ शुक्ल प्रतिपदा में जो है मनाया जाता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा मतलब ये जनवरी लास्ट और फरवरी के कभी कभी फरवरी शुरुआत में जो है इसको मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा महोत्सव किस तरह से जो है मनाया जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। किस तरह से जो है तामांग लोगों द्वारा इसको डांस किया जा रहा है। अगला है समाचारों में रहा पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? तो आपको बताना है क्योंकि ये चर्चा में था, तो किस महासागर में स्थित है बताना है आपको। विकल्प में है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। सही उत्तर आपका रहेगा प्रशांत महासागर में, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है इसमें स्थित है। तो इसके बारे में अब डिटेल जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि न्यूज में था। तो INSB तारणी पर जो है सवार 2 युवा महिला भारतीय नौसेना अधिकारियों ने नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में पॉइंट नीमो को पार किया है, जिसके कारण से चर्चा में था। अब देखिएगा 2 महिलाएं हैं, आपको हम इसके बारे में 2 से 3 बार गोवा से जो रवाना हुई हैं विश्व भ्रमण से। विश्व भ्रमण मतलब समुद्र के माध्यम से पूरे विश्व का भ्रमण करना है उनको। तो नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत वो भ्रमण कर रही हैं। तो हम आपको जब से शुरू हुआ था तब बताए थे कि गोवा में जो है गोवा से इसका शुरुआत हुआ है। 2 महिला अधिकारियों का नाम भी उस समय बताए थे। लेकिन अभी आपका मेन आपको क्या है, एक पॉइंट कहा है जिसको इन्होंने क्रॉस किया है। तो पॉइंट नीमो को इन्होंने क्रांत किया है। तो ये पॉइंट नीमो का दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव है। यहाँ जो है दुर्गम क्षेत्र है जो पृथ्वी पर किसी भी भूभाग से सबसे दूर का बिंदु है। ये याद रखना है। यह निकटतम भूमि से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। मतलब ये अगर देखेंगे जिस मान लीजिए कोई द्वीप हो गया, कोई मतलब स्थान हो गया जहां रहने वाला है, वहां से लगभग 2688 किलोमीटर तक कोई प्लेस नहीं है, तो वहां इतना दूर स्थित है। इस क्षेत्र में समुद्री जीवन बहुत कम है। इसकी दूरस्थता के कारण जो है इसका उपयोग जो है अंतरिक्ष कबाड़ के निपटान के लिए किया जाता है। तो अंतरिक्ष कबाड़ मतलब होता है स्पेस जो होता है, डेब्रिस होता है, मलबा होता है। तो इसके निपटान के लिए जो है इसको उपयोग किया जाता है डेब्रिस के। तो ध्यान रखना है।
अब आप देखेंगे, ये देखिएगा पॉइंट नियो है, यहां से देखेंगे तो ये सब इतना दूर दूर स्थित है, सब बताया है। यहाँ से ईस्टर आइसलैंड, ड्यूसी आइसलैंड, उसके बाद बेलिंगटन जो होता है, बेलिंगटन जो आप देखेंगे न्यूजीलैंड की राजधानी है, कई बार बताए होंगे आपसे। ये जो का मतलब पूरा बताया है कि चिली कहाँ से इतना से यहाँ से कितना माइल्स है, ये माइल्स लिखा है। माइल्स को अगर जो है किलोमीटर में करेंगे तो 1.8 से गुणा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, ये यहाँ इसका स्थित है। यहाँ ये जहाज जो है INSV तारिणी से ये 2 महिलाएं इसको क्रॉस की हैं, तो इसके कारण से न्यूज में था। अगला है भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक, यानी इंडियन रेनेसा मोदी डिकेड पुस्तक का अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है आपको बताना है। विकल्प देख लीजिएगा आप सब कौन कौन है। वैसे आपका सही उत्तर डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित इसके लेखक है, तो ध्यान रखना है ये। सॉरी, तो देखिएगा ऐश्वर्या पंडित इसके लेखक हैं। बुक में जो है ये बताया गया 2014 से 2024 तक है दौरान जो है पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का वर्णन किया गया है। किस तरह से जो है भारत में आर्थिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक पॉलिटिकल परिवर्तन हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुक में 27 लेखकों के लेख को शामिल किया गया, मतलब उसको आधार बना करके ये बुक रिलीज किया गया है। तो ये देखिएगा इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड, तो ऐश्वर्या पंडित द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज क्षेत्र में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है MSME क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस योजना को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। हालांकि ये पिछले बजट में ही जो है 2024-25 के बजट में, सॉरी हाँ 2024-25 का पिछला बजट ही रहेगा। तो 2024-25 के बजट में जो है ये कहा गया था इसको योजना के बारे में, लेकिन आप बताइए कौन सी योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो ये सब योजना आप देख लीजिएगा। वैसे सही योजना आपका म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से जो है MSME सेक्टर के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत जो होगा कोई भी लोन देने वाली कंपनी, जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप हम हैं 2 लोग, हम दोनों मित्र हैं। उसके बाद आपके किसी तीसरे मित्र को या किसी तीसरे जानने वाले को, ये हम हैं ये आप है, तीसरे जानने वाले को आपको जो है यू है, तो जानने वाले को लोन चाहिए कि मतलब आप कह रहे हैं कि 20,000 रुपया मतलब हमारे पास नहीं है, दिलवा दीजिए, हम 2-3-4 महीने में दे देंगे, जो भी है। अब आपके पास ये पैसा है, इनके पास तो है नहीं, लेकिन ये इनका विश्वास बहुत अच्छा है कि हाँ ये जो है कहेंगे तो सही कह रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छा लड़का होगा, इसको देने लायक है। तब आप क्या करेंगे, इसको लोन दे देंगे। किसके कहने पे, ऑन द बिहाफ ऑफ यू, मतलब आपके बिहाफ पर हम लोन इनको दे देंगे 20,000 रुपया। क्या हो गया कि मतलब अगर ये कह दिए कि मतलब अगर आप लोन दीजिए, अगर नहीं दे पाएंगे, ये उधार दीजिए, आप ये नहीं दे पाएंगे तो हम आपको जो है दे देंगे 60%, वो भी मतलब आपका पैसा डूबने नहीं पाएगा, 60% तो हम कम से कम अपने पास से दे देंगे। तो वही ये योजना है, इसको हम वैसे बताने के लिए ऐसे समझा दिए हैं। तो इसके तहत ये होगा कोई भी लोन देने वाली कंपनी को MSME के 100 करोड़ लोन पर 60% गारंटी कवरेज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड जो है लेगी। यानी ये जो कंपनी है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी, ये जो है 60% गारंटी लेगी कि लोन डूबेगा तो हम दे देंगे। कई बार देखे होंगे जो कंपनियां लोन लेती हैं चुकता नहीं कर पाती हैं, उसको चुका नहीं पाती हैं, इसके कारण से जो है कई सारी समस्याएं झेलना पड़ता है बैंकों को और लोन देने वाली कंपनियों को। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है लोन दे रही लिमिटेड, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 2014 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार वित्तीय सेवा विभाग जिसे वित्त मंत्रालय के तहत ये की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, इसको जो है भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, इसमें ओनरशिप मतलब। और कार्य देखेंगे क्या करता है, तो क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम को चलाना और लोन के रिस्क को शेयर करना इसका मुख्य कार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर दोस्त शेयर करिएगा। धन्यवाद।